अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। ये कोर्स MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से MBA कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। इसकी तमाम ऑनलाइन वीडियोस यहीं पे अपलोड की जाएंगी। तो अगर आप लोग इसको लर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था डेटाबेस ड्रिवन सिस्टम से। डेटाबेस ड्रिवन या डेटा ड्रिवन जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो लार्ज डेटाबेसेस पे बेस करते हैं और उसके अंदर ह्यूज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जिसकी बेस पे डिफरेंट एनालिसिस किए जाते हैं, जिसकी बेस पे डिफरेंट टूल्स अप्लाई करके डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एनालिटिकल फॉर्मूलाज उस पर अप्लाई करके कुछ यूजफुल ग्राफ्स या चार्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इटसेल्फ आपको कोई बहुत ही वेल पॉलिश्ड आंसर नहीं दे देगा कि आपको बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर ही दे दे या आपको डिसीजन लेने के लिए पूरी एक इस तरह का कर दे कि आपके लिए कोई डिसीजन ले ले और खुद से। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम खुद से किसी भी मैनेजर के लिए डिसीजन नहीं लेता, बट ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को इतनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कंपेयर करके, रिलेशनशिप फाइंड करके, इंसाइट्स फाइंड करके, ट्रेंड्स फाइंड करके इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है कि मैनेजर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अब उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में डेटा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एनालिसिस उसका किया जाता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा जाता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में, जिससे मैनेजर्स को ये हेल्प मिल जाती है कि वो किसी एक पर्सपेक्टिव पे रहते हुए फैसला ना लें, बल्कि अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो उनको देखते हुए फैसला लें, डिसीजन लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर्स को अपनी प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन लेना है तो उनको प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन करंट ट्रेंड्स को देख के लेना पड़ेगा, मार्केट सिनेरियो को देख के लेना पड़ेगा, ठीक है। और मार्केट में डिमांड क्या है, किस रीजन में डिमांड है, किस टाइम पे डिमांड होती है, किस सीजन में डिमांड होती है, ये सारे पर्सपेक्टिव को सोच के उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग बेसिकली एक यूजफुल टेक्निक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व होती है। तो डेटा माइनिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि ह्यूमंस के बिहेवियर को देखते हुए या जो भी ह्यूमंस कह रहे हैं या डेटा कह रहे हैं, जो डेटा रिकॉर्ड्स आपके पास सेव है, उन डेटा या रिकॉर्ड्स के बिहेवियर्स को देखते हुए, उसके अंदर पैटर्न्स या रूल्स को देखते हुए आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करें। यानी एग्जिस्टिंग डेटा जो आपके पास लार्ज स्केल में मौजूद है उसको देखते हुए आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस करें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास MBA के, समझे पंजाब यूनिवर्सिटी के MBA के स्टार्टिंग से लेके अब तक के हर बैच की इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। और हर बैच के बारे में हमें पता है कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स पास होते हैं और इतने परसेंट स्टूडेंट जो है वो पास नहीं होते, इतने परसेंट ड्रॉप हो जाते हैं, इतने परसेंट स्टूडेंट जो है वो लीव कर जाते हैं डिग्री को। पूरा हमारे पास स्टैट्स मौजूद है, ठीक है, उनके मार्क्स की परसेंटेज भी और सब कुछ। अब आपके पास जब प्रीवियस इतना सारा डेटा और इतने बैचेस का डेटा है तो अब जाकर आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं या करंट बैच के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि करंट बैच की जो पासिंग रेशियो होगी वो क्या होगी और वो कितना इस डिग्री के साथ रिटेन रहेंगे, उसकी रेशियो क्या होगी। यानी प्रीवियस डेटा को देखते हुए आप फ्यूचर को जब प्रिडिक्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है डेटा माइनिंग। और ये आजकल डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये आजकल बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं रिसर्च के। आजकल बहुत काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रही है इसमें
जिसपे आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है बेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी स्पीच रिकॉग्निशन की एप्लीकेशन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। जो आपकी गूगल ट्रांसलेशन आप देख रहे होंगे, ट्रांसलेट वन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, वो भी इस पे बेस कर रही है। बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उसके बैक एंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यही टेक्निक्स यूज हो रही हैं। तो ये था डेटाबेस ड्रिवन या डेटा ड्रिवन डीएसएस। नाउ मॉडल ड्रिवन डीएसएस। मॉडल ड्रिवन में ये होता है कि आप स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कि आपने टूल कैसा बिल्ड करना है या सॉफ्टवेयर कैसा बिल्ड करना है। मॉडल ड्रिवन में आप स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर उसमें डिफरेंट आपने कह सकते हैं कि आपने उसमें डिफरेंट छोटे छोटे पोर्शंस जो है वो डिजाइन किए होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर आपने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू गेट करनी है तो आपने वो भी उसमें डिजाइन किया होगा, कोड किया होगा। अगर आपने स्टैटिस्टिकल डाटा को हैंडल करना है तो आपने वो भी उस पर फोकस किया होगा और डिजाइन किया होगा। अगर आपने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग करनी है तो ये मॉडल ड्रिवन में आपने वो, यानी आप किसी मॉडल को फॉलो करते हैं, किसी टेक्निक को फॉलो करते हैं कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है और इस चीज के लिए ये सॉफ्टवेयर मुझे डिजाइन करना है। ठीक है, सो इसमें आप क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं, इनपुट्स देते हैं डिफरेंट वैल्यूज की। तो ये अकॉर्डिंगली आपको जो भी इसमें मॉडल डिजाइन होगा उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करके आपको रिजल्ट्स रिटर्न कर देगा। ज्यादातर इसमें जो एनालिसिस हो रहा होता है वो व्हाट इफ टाइप का होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ का मतलब क्या होता है कि अगर सिनेरियो ये हो तो फिर क्या होगा, फिर ये क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट डबल कर दूं तो मेरी सेल्स पे क्या असर पड़ेगा। तो इसमें इस तरह के सिनेरियोस को डिजाइन किया जाता है पर्टिकुलरली ताकि आपके पास ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके डिसीजन मेकिंग की मैनेजर्स को। तो मॉडल ड्रिवन में हम स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर को किसी स्ट्रॉन्ग मॉडल, किसी स्ट्रॉन्ग थ्योरी के अगेंस्ट बिल्ड करते हैं ताकि जो उसका इंटरफेस है वो हमें डिफरेंट एनालिसिस करके डाटा प्रोवाइड कर सके। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट ड्रिवन डीएसएस। डॉक्यूमेंट ड्रिवन डीएसएस आजकल वेब पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जो वेबसाइट्स है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ही होती हैं और उनके अंदर जो सर्चिंग होती है वो कीवर्ड से होती है। ठीक है, आपने अक्सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम सुना होगा कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो जब सर्चिंग में रिजल्ट्स आएंगे तो आपका रिजल्ट सबसे टॉप पे होगा वेब पे। ठीक है, आप गूगल से कुछ सर्च करते हैं, आप देखते हैं कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो रेगुलरली टॉप पे आ रही होती हैं। उनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और उनकी ट्रैफिक जो होती है वो ज्यादा है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उनकी बहुत अच्छी, इसलिए वो टॉप पे आ रही हैं। तो ये जितने भी हमारे पास वेब पे पेजेस और डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ड्रिवन डीएसएस की एग्जांपल है कि जहां पे जाके इन डॉक्यूमेंट्स में से कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर वेब पेज किस चीज के लिए सूटेबल है, किस कंटेंट के लिए सूटेबल है और उस कंटेंट से रिलेटेड सर्च के आंसर्स में वो वेब पेज दिखाया जाएगा या उस वेब पेज को टॉप पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स जो है उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है, वेब पे यूज हो रही होती है जहां आप के पास मल्टीपल यूजर्स हैं और वो आपसे डिफरेंट सर्चिंग जो है वो करवा रहे हैं आपके वेब पेज से, वेबसाइट से। तो आप पूरी जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें जितनी डॉक्यूमेंट्स पड़ी हैं आप सबको सर्च करते हैं, उनमें से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर सूटेबल सेट करते हैं कि इनमें से कौन सा सूटेबल वेब पेज है इस सर्च के अगेंस्ट। तो ये भी डिसीजन मेकिंग ही है लेकिन ये डॉक्यूमेंट के ऊपर होती है। इसमें जरूरी नहीं कि बैकएंड पे कोई डेटाबेस पड़ी हो। हाँ, हर वेब पेज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और हर वेब पेज हो सकता है, हर वेब पेज या कुछ वेब पेज उनके बैकएंड पे डेटाबेस अटैच जरूर हो सकती है लेकिन जो कंटेंट होते हैं फ्रंट एंड डेटाबेस वेब पेज के वो ही
सर्च किए जाते हैं और वही देखे जाते हैं कि फ्रंट एंड पे कंटेंट क्या आ रहे हैं। तो जो सर्च इंजन होते हैं ये भी फ्रंट एंड के कंटेंट्स में से ही कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी डेटाबेस का डाटा मेनली वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपने फ्रंट एंड पे। तो ये डॉक्यूमेंट ड्रिवन डीएसएस है। इसके अलावा जो हमारे पास आता है वो है नॉलेज ड्रिवन डीएसएस। नॉलेज ड्रिवन डीएसएस जो है वो अब क्या है, इसमें जैसे हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़े थे, इसमें हमारे पास नॉलेज बेसिस होती है। नॉलेज बेसिस का मतलब है कि इसमें काफी एक्सपर्ट्स का डाटा और डिफरेंट कैटेगरीज पे डाटा सेव होगा, किसी एक कैटेगरी पे नहीं, मल्टीपल कैटेगरीज पे एक्सपर्ट्स का डाटा और कवरिंग ऑल द यूजर्स डाटा, कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, या मेन जो कैटेगरीज आप कवर करना चाहें, जैसे अकाउंटिंग सिर्फ कवर करना चाह रहे हैं तो अकाउंटिंग के लिए आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस अपनी हैंडल करना चाह रहे हैं उसके लिए ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, उसका डाटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का भी हो सकता है, मल्टीपल कैटेगरी का भी डाटा इसमें सेव हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी जो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करनी है ना आपने, उसको आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं बाय यूजिंग दैट नॉलेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉलेज जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की है, वो किसी भी तरह की है, वो किसी भी स्पेक्ट्रम में आप यूज करें, उसको इस सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे और ये सॉफ्टवेयर फिर क्या करेगा कि आपको हेल्प करेगा उस नॉलेज को देखते हुए डिसीजन लेने में। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स की नॉलेज है, आपके पास सारी कस्टमर्स के कितने पॉजिटिव फीडबैक है, कितने नेगेटिव फीडबैक है, कितनी क्या सजेशंस है कस्टमर्स की, उसको देखते हुए आप कस्टमर्स की जो भी प्रोडक्ट है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं जो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं आप। तो ये चीज होती है कि आप नॉलेज ड्रिवन डीएसएस यूज कर सकते हैं। ये क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये सिस्टम भी हो सकता है, ये वेबसाइट भी हो सकती है, और ये कोई सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो स्टैंड अलोन पीसीज पे रन करता है और फिर आपको डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करता है। तो एक दफा मैं फिर रिपीट करती चलूं कि डेटाबेस ड्रिवन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, डाटा वेयर हाउस वगैरह इन्वॉल्व होगा, और फिर उसमें डेटा पे एनालिसिस किया जाएगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाएगी, प्रेडिक्शंस करवाई जाएंगी, डेटा माइनिंग यूज की जाएगी, इस तरह के टूल्स यूज किए जाएंगे और एनालिसिस करके रिजल्ट्स जनरेट किए जाएंगे। मॉडल ड्रिवन जिसमें हम फोकस कर रहे होते हैं कि हमने इस सॉफ्टवेयर से क्या काम करवाना है। फॉर एग्जांपल हमने इससे किस तरह का एनालिसिस कराना है, हमने कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करवानी है, कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करवाना है, कोई प्रोडक्शन के बारे में एनालिसिस करवाना है, कुछ भी, तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस सॉफ्टवेयर से, इस मॉडल से क्या काम कराना है, किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, यूजर को किस जो एस्पेक्ट है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। डॉक्यूमेंट ड्रिवन जिसमें मैंने वेबसाइट्स की और सर्च इंजन की एग्जांपल दी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, पूरी दुनिया में ही सारी दुनिया से वेब पेजेस को सर्च करना और उनमें से ये सिलेक्ट करना कि कौन सा परफेक्ट सर्च को मैच कर रहा है, सर्च रिजल्ट्स में ये आना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट ड्रिवन डीएसएस की एग्जांपल है कि वहां पे भी डिसीजन मेकिंग होती है कौन सी डॉक्यूमेंट इस सर्च से रेलेवेंट है। नॉलेज में आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस के बारे में हो सकता है आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन या नॉलेज सेव की हो अपने पास, और उसको देखते हुए आप कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से भी कर सकते हैं और ओवरऑल डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। स्टेटस इंक्वायरी सिस्टम। स्टेटस इंक्वायरी सिस्टम क्या है कि ये सिंपल सॉफ्टवेयर होते हैं, सिंपल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। कुछ दूसरी टाइप्स हैं जो मिलती हैं अक्सर जगहों पे, इसलिए मैंने कहा ये आपको थोड़ा सा इनका एक ओवरव्यू दे दूं। तो वो सिस्टम, वो डीएसएस सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेशनल लेवल को भी सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट लेवल को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में, और डेली जो स्केड्यूल है, ठीक है, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स बनानी है या जो डिफरेंट डिसीजंस लेने हैं देखते हुए, जैसे मशीन्स, फॉर एग्जांपल डेली स्केड्यूल्स ऑफ जॉब टू मशीन्स और मशीन्स टू ऑपरेटर, ये क्या क्या जॉब्स असाइन करनी है आपने, ठीक है, और उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीजें आप लोग डिसाइड कर रहे होंगे। आप अपनी जो ऑपरेशन है उनके बारे में डिसाइड कर रहे होंगे कि आज कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, किस रिसोर्स को किस ऑपरेशन के साथ एलोकेट कर देना है और किस रिसोर्स को हमने क्या टास्क असाइन करना है। तो इस तरह की बहुत सारी डिसीजन मेकिंग आप कर रहे होते हैं। तो ये स्टेटस इंक्वायरी सिस्टम में आता है कि एक्चुअली स्टेटस है क्या, हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है क्या। डेटा एनालिसिस सिंपल, जिसमें आप अपने डाटा पर एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फार्मूलाज और एल्गोरिदम लगे होते हैं सिस्टम में। आप अपनी इन्वेंट्री पे एनालिसिस करना चाहते हैं, आप ऑर्डर्स पे एनालिसिस करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट क्वालिटी पे एनालिसिस करना चाहते हैं, आप कैश पे एनालिसिस करना चाहते हैं, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में एनालिसिस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इंफॉर्मेशन एनालिसिस सिस्टम क्या होता है, जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है एनालिसिस करके, जैसे सेल्स एनालिसिस हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केट एनालिसिस। ये भी वही चीज है, नाम का सिर्फ फर्क है। लेकिन इंफॉर्मेशन एनालिसिस सिस्टम ये सारे बेसिकली करते तो एनालिसिस ही है ना, थोड़ा थोड़ा उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, बट ये करते सब सिस्टम्स एनालिसिस ही हैं। अकाउंटिंग एनालिसिस सिस्टम डेफिनेटली स्पेशली अकाउंट्स के बारे में ट्रैक रखेगा और उसके बारे में आपको इंसाइट्स देगा कि कहाँ आपकी अकाउंट्स जो है उनमें प्रॉफिट रेशियोज इंक्रीज हो गई हैं, कहाँ पे वो डिक्रीज हो गई, कहाँ आपको लॉस हो रहा है, कहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अकाउंटिंग सिस्टम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये सभी थोड़ी बहुत डिसीजन सपोर्ट की और कुछ तो बहुत ही ज्यादा डिसीजन सपोर्ट की फीचर्स जो है वो उसके अंदर होते हैं। और इन फीचर्स को यूज करते हुए फिर मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं ताकि मजीद अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सके। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है कि मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग की पावर जितनी स्ट्रांग होगी और उनके डिसीजंस जितने एक्यूरेट होंगे, जितने फेवरेबल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उतना ही फायदा है और वो डिसीजन उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंटली डिसीजंस लेना ही आता है। तो वो सब इंक्रीज करने के लिए डीएसएस सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल लेवल पे डीएसएस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रुप लेवल पे भी डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर है। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती क्या है और इसकी जरूरत क्या है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टेक्निकल डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जिसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स की राय, ठीक है, उनके ओपिनियंस वगैरह हमें चाहिए, हम उनसे सजेशंस लेना चाहते हैं, हम उनकी एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल ने डिसीजन नहीं लेना बल्कि मल्टीपल इंडिविजुअल्स ने मिलकर उस पे काम करना है। तो उस सूरत में हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग करते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल इंडिविजुअल आपस में कोलैबोरेट करें, किसी डिसीजन को लेने में पार्टिसिपेट करें, तो वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में आता है। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टीवी, डीवीडीज, MP3 प्लेयर, कार स्टीरियोज, ये प्रोडक्ट्स वगैरह डिलीवर कर रही है मार्केट में। अब इनका डेफिनेटली अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो अभी आज से कुछ 5 साल पहले बहुत इन थी, बहुत यूज हो रही थी, या 10 साल पहले बहुत यूज हो रही थी, लेकिन अब वो यूज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल डीवीडी को ले लें, डीवीडी प्लेयर का जो बिजनेस है मार्केट में वो अब बहुत डाउन हो चुका है, क्योंकि आपको इंटरनेट पे, आपको यूट्यूब पे और आपको वेब पे हर चीज मिल रही है जो आप डीवीडी में चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको मूवीज चाहिए, आपको मूवीज सारी ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको सॉन्ग्स चाहिए, सॉन्ग्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको बुक्स चाहिए, बुक्स ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो अब वो बिजनेस जो है उसमें हो सकता है हमें चेंज करना पड़े और हो सकता है हमें नई प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवानी पड़े। तो इस तरह के डिसीजंस लेने के लिए हो सकता है जो सीईओज हैं वो कंपनी के, या जो उसके एग्जेक्टिव्स हो, वो अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज से, जो जिनमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आ सकता है, जिसमें मार्केटिंग यूनिट भी आ सकता है, जिसमें
में इंजीनियरिंग यूनिट भी आ सकता है, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट की डिमांड क्या चल रही है, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन का स्केड्यूल आजकल क्या है, कितनी सेल्स हो रही है हमारी इस प्रोडक्ट की। हो सकता है आपको उन सब से कोलैबोरेट करना पड़े, उन सब के डिसीजंस को लेना पड़े और फिर जाके आप एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचे। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल के तौर पे डिसीजन मेकिंग नहीं करते, बल्कि हम लोगों ने क्या करना है कि मल्टीपल इंडिविजुअल्स मिलकर अपने आइडियाज शेयर करेंगे, अपने जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो शेयर करेंगे और फिर जाके ग्रुप डिसीजन लिया जाएगा। तो उस सूरत में डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट भी हो सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट मेंबर्स की कोलैबोरेशन के बाद, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बाद और आइडियाज डिस्कशन के बाद लिया गया है, ठीक है, जिसमें वो सब अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करें, जिसमें वो सब उस चीज के बारे में नॉलेज शेयर करें जिस पे वो काम कर रहे हैं। और ये ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स जो है या ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो ऐसे भी हो सकती है कि आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में कम्युनिकेट कर लें, आप ईमेल्स कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने जो डिसीजंस हैं उनको एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं या अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है हमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इसके नाम से जाहिर है कि ऐसा सॉफ्टवेयर कि जो कि आपको इन अ ग्रुप इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स के साथ, इंटरेक्टिव कहते हैं ऐसे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो कि आपको रिस्पॉन्स करे, ठीक है, जिसमें आपके पास टूल्स हो, बटन्स हो, फीचर्स हो, आप क्लिक्स कर सके, आप मेन्यूज में से आइटम सिलेक्ट कर सके, आप सर्च में कुछ एंटर कर सके और फिर वो आपको रिस्पॉन्स करे, यानी इंटरेक्टिव हो। तो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, डिसीजन मेकर को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो आपस में ग्रुप में वर्किंग कर सकें और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकें। ऐसी प्रॉब्लम जो कि स्ट्रक्चर्ड ना हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर्ड तो बड़ी आसान है, टीपीएस के में डाटा पड़ा हुआ है, एमआईएस में डाटा पड़ा हुआ है, रिपोर्ट्स बनेंगी, आप डिसीजन ले लोगे। लेकिन जहां अनस्ट्रक्चर्ड की बात आती है वहां पे डिसीजंस क्रिटिकल हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। तो मल्टीपल यूजर जहां इंटरेक्ट कर सकें जिस प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो ग्रुप में डिसीजंस ले सकें, उस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। All the tools and techniques provided by group decision support system improve the quality and effectiveness of the group meeting। अच्छा, इसमें जो टेक्निक्स फॉर एग्जांपल समटाइम्स होता है कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है ना उसके अंदर ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, तो उसके अंदर व्हाइट बोर्ड होता है, मटेरियल शेयर करने की ऑप्शन होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने की, प्रेजेंट करने की ऑप्शन होती है। तो वो जो टूल्स है ना वो इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ग्रुप की मीटिंग्स जो है उसमें सारे आइडियाज फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक दूसरे के साथ शेयर हो जाए। So groupware and web-based tools for electronic meetings and video conferencing also support some of the group decision making processes, but their main function is to make communication possible between decision making। तो उसमें वो कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प जरूर करेंगे, आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन उनका मेन फंक्शन होता है कि कोलैबोरेशन कैसे करवानी है, ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन। अब ये वर्चुअली डिफरेंट लोकेशन से बैठे हुए, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लाके इनकी मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करवानी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आ गया, गूगल मीट आ गया और इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। तो ये देखा जाता है कि इनको आपस में कोलैबोरेशन की ऑप्शंस कैसे देनी है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेफिनेटली सपोर्ट करेगा क्रिएटिव थिंकिंग को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाएगा और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करेगा और ये प्रोवाइड करेगा डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। तो हमारे पास जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो तो एक तो आपके लिए बड़ा ही कंप्यूटराइज सा सिस्टम है, इंटरेक्टिव सा सिस्टम है, उसके अंदर काफी टूल्स मिल जाएंगे आपको इंटरेक्शन वगैरह के लिए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
इजी टू यूज है पार्टिसिपेंट्स के लिए, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही हाईली इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए या कोई आपको इसके लिए ट्रेनिंग्स चाहिए कि इसको आप यूज करें। तो ये इस तरह का नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें लर्निंग करनी पड़े, बल्कि आप लोग इसको इजीली इसको यूज भी कर सकते हैं और इस पे पार्टिसिपेट भी एक्टिवली कर सकते हैं। Flexible, so it can incorporate the different perspectives and decision making styles of different participants. तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है कि जितने भी पर्सपेक्टिव है सबको कवर कर रहा हो और फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्प्ले कर रहा हो, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल ये भी हो जाता है कि आपके पास जो चार्ट्स हैं, जो ग्राफ्स हैं, आप कुछ डेटा एंट्री करते हैं तो ये उसके अगेंस्ट आपको समराइज फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, कोई इस तरह का एनालिसिस प्रोवाइड कर देता है जिससे ऑटोमेटिकली आपको बड़ी अच्छी इंसाइट्स मिल जाती हैं। तो ये जो है वो फ्लेक्सिबल सिस्टम्स हैं और इसके अंदर काफी फीचर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग को हैंडल करने के लिए। ऑटोमेटेड रिकॉर्ड कीपिंग फॉर फ्यूचर रिव्यू एंड एनालिसिस, तो ये जो जो आपकी मीटिंग्स होती जाएंगी, जो जो डाटा आप इसके अंदर एंटर करते जाएंगे, और जो अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जूम पे हम जो वीडियो है वो रिकॉर्ड भी करें साथ साथ, ठीक है, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उन सब पे ये ऑप्शन रिकॉर्डिंग की भी ऑप्शन होती है। ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड रखे जा रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोगों ने कोई आपस में कोलैबोरेट करें तो वहां पे वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा होता। हाँ, आप उसे किसी और स्टेटस पे ले जाते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड वही रहता है, डिलीट नहीं होता। आपकी कोई भी एक्टिविटी, आपकी कोई भी चैट आपके ग्रुप मेंबर्स का डिलीट नहीं होती है। तो वो डिफरेंट तरीकों से सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं इस चीज को। तो ऑटोमेटेड रिकॉर्ड कीपिंग है ताकि फ्यूचर में यूज कर सके, एनालिसिस कर सके। पैरेलल कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरेलल सब बात कर सके, पैरेलल कम्युनिकेट कर सके पार्टिसिपेंट, ठीक है। वो सारे के सारे जैसे अब हम लोग भी पैरेलल कम्युनिकेशन कर रहे हैं सब यहाँ पे जूम पे, तो पैरेलल कम्युनिकेशन अलाउ करता है ताकि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो साइमल्टेनियसली यानी एट द सेम टाइम हो सके। ऐसा ना हो जैसे ईमेल है, ईमेल पैरेलल कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के आजकल टूल्स यूज हो रहे हैं वो पैरेलल कम्युनिकेशन। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप अपने आइडियाज एक साथ शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी मीटिंग में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सारे ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक था वो मैं बता देती हूँ, इसमें साइड में लिखा हुआ वो एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम के बारे में था इसी चैप्टर में ना। और एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं जनाब, अभी आप लोगों ने शायद तैयारी भी की हो कोई इसकी। चैप्टर नंबर 1 में ना वो हम पढ़ चुके हैं एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम कि वो क्या होता है, एग्जेक्टिव्स को सपोर्ट देते हैं, उसके फीचर्स क्या होंगे, डेफिनेटली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि एग्जेक्टिव्स जो है एक मिनट का डाटा देख सकते हैं अपने पैनल से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सारी प्रोग्रेस देख सकते हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव्स के लिए एक जूम इन जूम आउट वाली फैसिलिटी है, समराइज इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं एग्जेक्टिव्स, और डिसीजंस ले सकते हैं क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग की सबसे ज्यादा पावर होती है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप एग्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं वो एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम है। उसके फीचर्स भी यही होंगे कि वो डेफिनेटली इंसाइट्स प्रोवाइड करे, एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करे, इजी टू यूज हो, कंप्यूटर बेस्ड हो, इस तरह के फीचर्स होंगे उसके भी। तो वो हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया चैप्टर 1 में। तो ये हो गया जनाब हमारा ये टॉपिक भी खत्म।